पिछले एपिसोड में हमने देखा कि टैरो क्लब और पावरफुल हो गया है सैक्रिफाइस और बेस्टोमेंट के साथ। क्लाइन एज शर्लॉक मोरियार्टी अपना पहला बड़ा केस लेता है जिसमें वो डिटेक्टिव डिस्ट्रियल केस को डिस्टिगेट करता है। इन्वेस्टिगेशन उसे जमांगर गैंग के एग्जीक्यूशनर मर्सो के टारगेट पर ला देती है। मर्सो उसके घर में घुसकर अटैक करता है और एक डेडली फाइट के बाद क्लाइन उसे मार देता है। अब इस लाश का क्या करें? क्लाइन स्मार्ट मूव चलते हुए पुलिस को बुलाता है और पूरा सीन सेल्फ डिफेंस में बदल देता है। तो वेलकम बैक गाइस, कैसे सभी लोग। आज की इस वीडियो में ना मुझे थोड़ी रियली इंपॉर्टेंट बात करनी है। जैसे कि पिछले कुछ दिनों में है ना कमेंट्स आ रहे थे कि थोड़ा एक्सप्लेनेशन स्टाइल बदलो, और कुछ बंदों ने ना मुझे सजेस्ट भी किया कि क्या इम्प्रूव करना है या क्या नहीं। तो उसने ना एक बंदे ने बहुत सही सजेस्ट किया और काफ़ी सही सजेस्ट किया, उसने और क्या सही करना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है वो सही से बताया। तो मैंने थोड़ा एक्सप्लेनेशन स्टाइल बदला है और जो अनइम्पोर्टेंट चीज़ें होते हैं ना मैंने उन्हें फास्ट किया है, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है ना उन्हें डीप में एक्सप्लेन किया है। और जैसा तुम्हें चाहिए था वैसा थोड़ा तो मैंने करने की कोशिश की है। तुम देखना तुम्हें कैसे लगता है। और वीडियो छोटी बनी है क्योंकि जो अनइम्पोर्टेंट चीज़ें थे ना वो कट हो गए। ऐसे उतना इन डेप्थ नहीं गया हूँ मैं जैसे पहले जाता था, लेकिन स्टिल मैंने 10 चैप्टर्स किए इस एक्सप्लेन, फिर भी ये 38 मिनट्स का बना है। और जो मैं पहली वीडियो बनाता था वो 10 चैप्टर्स की, वो 1 आवर 40 मिनट्स की बन जाती। तो यह काफ़ी कॉम्प्रेस काफ़ी कम हो गया है। तो देख लेना, मुझे तो सही लग रहा है, बस तुम्हारी सजेशन चाहिए ताकि मैं आगे ये बना पाऊँ। तो जल्दी से मुझे बताना क्योंकि मैं आगे की वॉइस रिकॉर्डिंग शुरू कर सकूँ। क्या एंजॉय। तो भाई चैप्टर 23 की शुरुआत होती है राइस पुलिस स्टेशन से, जहां क्लेन से मिलने आता है उसका पड़ोसी जर्गेन कूपर। जर्गेन पेशे से एक सीनियर सॉलिसिटर था और उसका ड्रेसिंग सेंस देखो, एकदम टॉप क्लास, जैसे किसी पॉश पार्टी में जा रहा हो। उसने ब्लैक डबल ब्रेस्टेड सूट, व्हाइट शर्ट और एक बड़ा सा बो टाई पहना हुआ था, जिसे देखकर पुलिस वाले भी उस काफी तमीज से बात कर रहे थे। जर्गेन क्लेन को बताता है कि सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी हैं, बस 10 पाउंड्स की बेल पे करनी है और वो फ्री हो जाएगा। क्लेन को थोड़ी राहत मिलती है क्योंकि थैंकफुली उसके वॉलेट में 95 पाउंड्स कैश थे, वरना उसे जर्गेन से ही उधार लेना पड़ता। उसने पैसे घर पर इसलिए नहीं छोड़े थे क्योंकि उसे डर था कि पुलिस की सर्च वो पैसे गायब हो सकते हैं, और ना ही उसने पैसे ग्रे फॉग के ऊपर रखे क्योंकि हो सकता है कि उसे खुद को छुड़ाने के लिए रिश्वत देनी पड़ जाए। खैर, बेल पे करने के बाद क्लेन और जर्गेन पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते हैं। जर्गेन उसे समझाता है कि जब केस बंद हो जाएगा तो बेल के पैसे वापस मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए खुद ही एक हफ्ते बाद आकर पता करना पड़ेगा। अब क्लेन मन ही मन में अपना नुकसान कैलकुलेट करने लगता है। उसे इयान वाले काम के लिए 5 पाउंड्स मिले थे, लेकिन उसके घर का फर्नीचर और टी सेट टूट गया, कपड़े फट गए और अब ये 10 पाउंड्स की बेल लग से। अगर ये पैसे वापस नहीं मिले तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ा लॉस होगा। इस पूरे मामले में एकमात्र प्रॉफिटशिल म्यूर सल्टर बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक। गाड़ी में क्लेन जर्गेन को थैंक यू बोलता है और उसकी फीस के बारे में पूछता है। जर्गेन बहुत फॉर्मली जवाब देता है कि ये सर्विस प्रो बोनो है, मतलब फ्री है, क्योंकि उसे लगता है कि फ्यूचर में एक प्राइवेट डिटेक्टिव के साथ काम करने के कई मौके मिलेंगे। ये सुनकर क्लेन मजाक में कहता है, लॉयर जर्गेन, क्या आप मुझे कर्ज कर रहे हो? क्या आप चाहते हो कि मैं बार बार मुसीबत में फंसता रहूं? पर जर्गेन इतना सीरियस था कि उसे ये जोक समझ ही नहीं आया। फिर क्लेन टॉपिक बदल कर कहता है कि उसे एक इन्वेस्ट कॉन्ट्रैक्ट बनवाना है और उनकी डील 2 पाउंड्स में फाइनल हो जाती है। अपने घर पहुंचकर जब क्लेन दरवाजा खोलता है तो अंदर का ऐसी सीन देखकर उसका दिल ही बैठ जाता है कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका डिटेक्टिव बिजनेस लॉस के साथ शुरू होगा। वो बेचारा अभी घर की सफाई शुरू ही करने वाला होता है कि तभी दरवाजे की घंटी बजती है। दरवाजे पर उसके पड़ोसियों सैमर कपल की मेड जूलियन थी। वो क्लेन को बताती है कि मिस्टर और मिसेज सैमर उससे कुछ बात करना चाहते हैं। क्लेन मन में सोचता आ गया, अब ये लोग नुकसान का कंपेंसेशन मांगेंगे, लेकिन जब वो उनके घर जाता है तो सिचुएशन बिल्कुल उल्टी थी। मिस्टर और मिसेज सैमर उससे बहुत फ्रेंडली तरीके से मिलते हैं और उसकी बहादुरी की तारीफ करते हैं। मिसेज सैमर बड़ी क्यूरियोसिटी से पूछती है कि एक प्राइवेट डिटेक्टिव में कितना कमा लेता है। क्लेन सच सच बता देता है कि पिछले हफ्ते तो 5 पाउंड्स कमाए थे, लेकिन इस हफ्ते की घटना के बाद तो शायद लॉस ही होगा। फिर वो लोग ये डिस्कस करने लगते हैं कि बैकलैंड में एक डिसेंट लाइफ जीने के लिए कम से कम 7 पाउंड्स पर वीक की इनकम होनी चाहिए, और मिस्टर सैमर की सैलरी बोनस मिलाकर करीब 8 पाउंड्स पर वीक थी। ये सुनकर क्लेन को थोड़ा अजीब लगता है कि उसके पड़ोसी कितना अच्छा कमाते हैं और वो यहाँ अपने लॉस गिन रहा है। अपने घर वापस आकर क्लेन फ्यूचर के लिए प्लान बनाने लगता है। वो डिसाइड करता है कि सेफ्टी सबसे जरूरी है, इसलिए वो कल रात एक गन खरीदेगा और शायद एक पावरफुल बियॉन्ड बॉडीगार्ड भी हायर करेगा। ये आइडिया उसे खुद भी थोड़ा फनी लगता है कि एक सीक्वेंस 8 बियॉन्डर को बॉडीगार्ड की जरूरत पड़ रही है, लेकिन सेफ्टी सबसे पहले आती है। अगर पैसों की ज्यादा प्रॉब्लम हुई तो लास्ट ऑप्शन मिस्टर अजिक को बुलाना ही होगा, जो कि काफी रिस्की हो सकता है।
अब सीन शिफ्ट होता है शियो और फोर्स पर, जहां एक व्हाइट मास्क वाला आदमी शियो के लिए एक प्यूरिफिकेशन रिचुअल कर रहा था। रिचुअल खत्म होने के बाद वो आदमी सन एम्ब्लेम पर जमा हुए पानी को एक छोटी मेटल बॉटल में डालकर शियो को देता है और कहता है कि इसे अपने कमरे में छिड़क देना। शियो उसे पैसे देती हैं और उसे काफी रिलैक्स्ड फील होता है। जैसे ही वो और फोर्स लिविंग रूम में वापस आती हैं, एक अटेंडेंट उन्हें एक नोट देकर जाता है। नोट में लिखा था, मिस आर्बिटर, जिसने अभी अभी शेरिफ फॉर्मूला खरीदा है, क्या आप स्टडी में आकर बात कर सकती हैं? शायद मेरे पास वो है जिसकी आपको जरूरत है। दोस्तों, यहाँ से स्टोरी एक नया और इंटरेस्टिंग मोड़ लेती है। अब सोचो, वो नोट पढ़ते ही शियो की हालत खराब हो जाती है कि आखिर किसको पता चला कि उसने शेरिफ रेसिपी खरीदी है। सिचुएशन ये थी कि मिस्टर जो उस गैदरिंग के हेड थे वो वहीं पर थे, तो थोड़ी सेफ्टी की फीलिंग तो थी। शियो अपनी दोस्त फोर्स से पूछती है कि क्या मुझे जाना चाहिए। फोर्स ने बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस दी कि जाओ, मिस्टर ए यहाँ है तो कोई खतरा नहीं होगा, और क्या पता तुम्हें तुम्हारी जरूरत के इंग्रेडिएंट्स ही मिल जाएं। शियो को बात सही लगी और वो एक हुडेड रोब पहनकर उस स्टडी रूम में चली जाती है। अंदर एक आदमी गोल्डन मास्क पहने बैठा था और उसने जानबूझकर अपनी आवाज भारी कर रखी थी ताकि कोई उसे पहचान ना सके। वो शियो को बताता है कि उसके पास शेरिफ पोशन के दोनों मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, और मजे की बात तो यह है कि जो फॉर्मूला शियो ने खरीदा था वो भी उसी ने बिकवाया था। ये सुनकर शियो शॉक हो जाती है और पूछती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तो वो मास्क वाला आदमी बताता है कि वो सूटेबल हेल्पर्स ढूंढ रहा है। वो कहता है कि शियो की फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो जल्दी से इंग्रेडिएंट्स खरीद पाए, इसलिए वो उसे कुछ मिशंस ऑफर कर रहा है जिसके बदले में वो उसे पैसे देगा। शियो को ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन उसके पास मिशंस को रिजेक्ट करने का ऑप्शन था और पैसों की उसे सख्त जरूरत थी, इसलिए वो मान जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम वापस आते अपने हीरो क्लेन के पास। बेचारा क्लेन अपने घर की टूटी फूटी चीजें ठीक करवा रहा था और उसका टोटल खर्चा हुआ 6 पाउंड 9 सोली, मतलब पूरा लॉस ही लॉस। खैर, रात में क्लेन अपना भेष बदलता है, एक वर्कर वाले कपड़े पहनता है और निकल पड़ता है ब्रेवहार्ट्स बार की तरफ, जो बैकलैंड ब्रिजरिया में था। जैसा नाम था वैसी ही जगह थी। बाहर एक 2 मीटर लंबा बाउंसर खड़ा था और अंदर घुसते ही बियर, पसीने की स्मेल और जोर जोर से शोर की आवाजें आ रही थीं। अंदर डॉग्स और रैट्स की फाइट चल रही थी और बॉक्सर्स भी अपनी फाइट का वेट कर रहे थे। क्लेन सीधा बार काउंटर पर जाता है और एक बियर ऑर्डर करने के बाद बारटेंडर से कास्पर स्कैलिन के बारे में पूछता है। बारटेंडर उसे बिलियर्ड रूम नंबर 3 में भेज देता है। अंदर कास्पर्स नाम का एक 50+ साल का आदमी था जिसकी नाक पूरी लाल थी और चेहरे पर एक बड़ा सा घाव का निशान था। क्लेन उसे बताता है कि उसे एक पावरफुल रिवॉल्वर और 50 राउंड्स चाहिए। डील 3 पाउंड 10 सोली में फाइनल होती है और कास्पर्स 5 मिनट में सामान ले आता है। अब क्लेन अपना असली मकसद बताता है। वो कास्पर्स से पूछता है कि क्या वो एक बहुत अच्छे बॉडीगार्ड को हायर करने में उसकी मदद कर सकता है, और वो जोर देकर कहता है, एक ऐसा बॉडीगार्ड जो ह्यूमन लिमिटेशन से परे हो, मतलब उसे एक बियॉन्डर बॉडीगार्ड चाहिए था। ये सुनते ही कास्पर्स का रिएक्शन देखने लायक था। वो एकदम शांत हो गया और क्लेन को घूरने लगा, जैसे सिचुएशन की ग्रेविटी को समझ रहा हो। 10 मिनट बाद वो वापस आता है और कहता है वो तुमसे मिलने के लिए तैयार है। कास्पर्स क्लेन को बार के किचन से होते हुए एक कार्ड रूम में ले जाता है। अंदर 10 से ज्यादा लोग टेक्सास पोकर खेल रहे थे, लेकिन क्लेन को अंदर घुसते ही एक बहुत ही अजीब सी फीलिंग आती है। वो सीक्रेटली अपना स्पिट विजन एक्टिवेट करता है और जो उसे दिखता है उसे देखकर उसके होश जाते हैं। वहां जो लोग कार्ड्स खेल रहे थे वो इंसान थे ही नहीं, उन सबका ऑरा डार्क ब्लैक था, जिसका मतलब था कि वो सब मरे हुए थे, वो सब ज़ॉम्बीज थे। और तभी उन ज़ॉम्बीज के बीच में से एक आदमी उठता है जिसका चेहरा भी पीला पड़ा हुआ था और वो क्लेन की तरफ बढ़ने लगता है। और दोस्तों, यही वो बंदा था जो क्लेन का पोटेंशियल बॉडीगार्ड होने वाला था। तो भाई, पिछले चैप्टर में क्लेन एक ऐसे बंदे से मिला था जो ज़ॉम्बीज के साथ कार्ड्स खेल रहा था, याद है? अब सोचो, एक डिम लाइट वाले कमरे में रात के अंधेरे में एक जिंदा आदमी 10 से ज्यादा लाशों के साथ पोकर खेल रहा है। ये सीन इमेजिन करके ही किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। क्लेन ने अपने डर को कंट्रोल किया और उस आदमी से बात करने लगा जिसका चेहरा एकदम पीला था और आंखों में एक अजीब सी सनक थी। उस आदमी ने क्लेन से पूछा कि उसे बॉडीगार्ड क्यों चाहिए और वो कितने पैसे दे सकता है। क्लेन ने डिसाइड किया कि वो सीधा सीधा सब कुछ सच बताएगा। उसने कहा, मैंने एक ऐसे बड़े आदमी से पंगा ले लिया है जिसके पीछे शायद एक देश का सपोर्ट है। ये सुनते ही उस ज़ॉम्बी मास्टर का रिएक्शन देखने लायक था। वो एकदम स्टैच्यू बन गया। 1 मिनट तक चुप रहने के बाद वो धीरे से बोला, नहीं है इस मिशन की कोई कीमत यहाँ से। क्लेन को तो यकीन ही नहीं हुआ, मतलब जो बंदा ज़ॉम्बीज के साथ इतना चिल होकर बैठा है वो बस एक लाइन सुनकर इतना डर गया। क्लेन ने उसे समझाने की कोशिश की कि वो बड़ा आदमी बैकलैंड में ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उस ज़ॉम्बी मास्टर ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और वापस अपने कार्ड्स खेलने लगा। बेचारा क्लेन निराश होकर कमरे से बाहर आ गया। बाहर उसे कास्पर्स मिला तो क्लेन ने बताया कि डील नहीं हो पाई क्योंकि मिशन बहुत मुश्किल था। कास्पर्स भी हैरान था क्योंकि उसकी नजर में मैरिक, यानी वो ज़ॉम्बी मास्टर, सबसे खतरनाक इंसान जिसे वो जानता था। खैर, क्लेन ने कास्पर्स को बोला कि वो उसके लिए किसी और बॉडीगार्ड का कल रात फिर आएगा। बार से निकलकर क्लेन सोचने लगा कि क्या उसे सच नहीं बोलना चाहिए था,
लेकिन फिर उसे रियलाइज हुआ कि किसी को धोखे से खतरे में डालना उसके प्रिंसिपल्स के खिलाफ है और एक बियॉन्डर के लिए अपने मन के खिलाफ जाना बहुत खतरनाक हो सकता है। घर वापस आकर क्लेन ने सिचुएशन को एनालाइज किया। उसे समझ आया कि एम्बेसडर का मेन टारगेट यान राइट को ढूंढना है और क्लेन बस एक जरिया था। अगर एम्बेसडर को पता चल जाए कि क्लेन भी यान को नहीं ढूंढ सकता तो शायद वो उस पर हमला करने का रिस्क नहीं लेगा, खासकर जब मिलिट्री का स्पेशल डिपार्टमेंट नजर रखे हुए है। लेकिन एक खतरा अभी भी था। एम्बेसडर मिलिट्री को बता सकता था कि म्यूर सॉल्ट एक बियॉन्डर था, जिससे क्लेन पर शक बढ़ सकता था। ये सब सोचकर क्लेन के मन में उस एम्बेसडर को खत्म करने का ख्याल आया और उसने टैरो क्लब में ये मिशन देने का प्लान बनाया। फिर उसने यान राइट के बारे में डिवाइनेशन किया। उसे सपने में दिखा कि यान एक छोटे गंदे कमरे में एक बंक बेड पर सो रहा है, जो शायद ईस्ट बोरो या बैकलैंड ब्रिज एरिया में था। ये जानने के बाद क्लेन ने एक पेपर पर लिखा कि उसे यान के बारे में कुछ नहीं पता, ताकि अगर कोई उस पर नजर रख रहा हो तो उसे गुमराह किया जा सके। इसके बाद वो ग्रेफॉग के ऊपर की दुनिया में गया। वहां जाकर उसने देखा कि एक क्रिम्सन स्टार पर सूरज जैसा गोल्डन कलर आ गया है। जब उसने उसे टच किया तो उसे एक विजन दिखा। उसे वही छोटी लड़की शियो दिखी जो एक हाइट मास्क वाले आदमी से एक्सॉर्सिज्म करवा रही थी, और वो लोग इटर्नल ब्लेजिंग सन का नाम जप रहे थे। क्लेन को तब जाकर समझ आया कि उसके हाथ में जो गर्मी महसूस हुई थी वो कोई हमला नहीं था, बल्कि जैसे जस्टिस और बाकी लोग प्रेयर करते हैं तो उसे एक नोटिफिकेशन मिलता है, वैसे ही ये भी एक तरह का नोटिफिकेशन था। और उस प्यूरिफिकेशन की पावर की वजह से वो शियो की एक्टिविटीज को एक लंबे वीडियो की तरह देख पा रहा था, जिसमें उसने शियो को गोल्डन मास्क वाले आदमी से बात करते हुए भी देखा। ये एक नई एबिलिटी थी जो उसे शायद रिचुअल की वजह से मिली थी। फाइनली सब कुछ समझने के बाद क्लेन ने वापस यान राइट के बारे में डिवाइनेशन करने का फैसला किया। पिछली बार क्लेन ने यान के बारे में डिवाइनेशन किया था राइट, तो इस बार ग्रेफॉग के ऊपर उसे और भी ज्यादा डिटेल्स देखने को मिलती हैं। उसे 3 सीन दिखते हैं। पहला सीन वही पुराना था जिसमें यान एक गंदे से कमरे में सो रहा था। दूसरे सीन में यान उसी सीवर में था जहां जरियल की लाश मिली थी और वो जरियल के दांतों में से एक दांत निकाल रहा था। और तीसरा सीन एक बिजी स्ट्रीट का था जहां यान एक टेलीग्राफ ऑफिस में घुस रहा था और उसके ठीक सामने स्टीम मेट्रो का एंट्रेंस था। ये सब देखकर क्लेन को समझ आ गया कि यान और जरियल अकेले काम नहीं कर रहे थे, उनके पीछे कोई ऑर्गेनाइजेशन थी। और उस तीसरे सीन की लोकेशन को भी वो बैकलैंड की मैप की मदद से पहचान सकता था। खैर, इसके बाद क्लेन म्यूर सॉल्ट के बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक का डिवाइनेशन करता है ताकि उसे पोशन का नाम पता चल सके। उसे विजन में वही एम्बेसडर दिखता है जो म्यूर सॉल्ट को हंटर पोशन ऑफर कर रहा था। अब क्लेन को समझ आया कि म्यूर सॉल्ट इतना अच्छा फाइटर क्यों था और कैसे उसने क्लेन को ट्रैक कर लिया था। लेकिन साथ ही उसे यह भी रियलाइज हुआ कि म्यूर सॉल्ट ने अपनी हंटर एबिलिटीज का पूरा इस्तेमाल नहीं किया, शायद इसलिए क्योंकि उसने पोशन हाल ही में पिया था और उसे क्लेन की असली ताकत का अंदाज नहीं था। एम्बेसडर के बारे में भी क्लेन को काफी कुछ पता चल जाता है, क्योंकि हंटर पाथवे फॉर्मर इंटिस रॉयल फैमिली और फेसाक एम्पायर के रूलर्स यूज करते थे, तो ये लगभग कंफर्म था कि वो एम्बेसडर इंटिस रिपब्लिक का एक हाई रैंकिंग डिप्लोमेट है। ग्रे फॉग से वापस अपनी दुनिया में आने के बाद क्लेन बैकलैंड का मैप निकालता है और उस टेलीग्राफ ऑफिस की लोकेशन ढूंढ डालता है। वो जगह ईस्ट बोरो और बैकलैंड ब्रिज के जंक्शन पर थी। फिर वो उसी पेपर पर जिस पर उसने पहले लिखा था एक और लाइन ऐड करता है कि उसे पता चला है कि इयान राइट बकार्डी स्ट्रीट टेलीग्राफ ऑफिस में देखा गया था। उसने ये पेपर जानबूझकर डेस्क पर खुला छोड़ दिया ताकि अगर कोई उस पर नजर रख रहा हो तो उसे इन्फॉर्मेशन मिल जाए, और फिर वो सोने चला गया। अब सीन शिफ्ट होता है और हम पहुंचते हैं फोर्स के पास जो हिलस्टन बोरो में अपने घर पर थी। उस रात फुल मून था और फोर्स दर्द से तड़प रही थी। उसके कानों में अजीब अजीब आवाजें गूंज रही थीं और ऐसा लग रहा था जैसे वो अपना कंट्रोल खो देगी। वो बेचारी अपने बाल नोच रही थी और सोच रही थी कि हर फुल मून पर उसकी हालत और खराब होती जा रही है और शायद अगली बार वो सच में अपना कंट्रोल खो देगी। उसने बहुत कुछ ट्राई किया था, सिडेटिव्स, प्रेयर्स, रिचुअल्स, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। उसे लग रहा था कि शायद सीक्वेंस 8 में एडवांस होने के बाद उसे उन आवाजों का मतलब समझ आए, लेकिन उसे ट्रिक मास्टर पोशन का फॉर्मूला कहीं नहीं मिल रहा था। अब वापस आते हैं क्लेन के पास। मंडे मॉर्निंग को जब क्लेन उठता है तो वो नोटिस करता है कि डेस्क पर रखा पेपर अपनी जगह से 180 डिग्रीज घूम गया है, जबकि खिड़की और दरवाजे सब बंद थे और हवा का कोई नामो निशान नहीं था। ये देखकर क्लेन के होश उड़ जाते हैं। इसका मतलब कि रात में कोई उसके कमरे में आया था और उसे पता तक नहीं चला। उसकी जान पूरी तरह से उस आने वाले की मर्जी पर थी। उसने ये इन्फॉर्मेशन लीक करने के लिए ही वो पेपर वहां छोड़ा था, लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी कि कोई उसके सोते हुए कमरे में घुस आएगा। उसने तुरंत डिवाइनेशन किया कि क्या रात में कोई कमरे में आया था, और जो रिजल्ट आया वो और भी ज्यादा शॉकिंग था। रिजल्ट था नहीं। अब क्लेन के दिमाग में 2 ही पॉसिबिलिटीज बची थीं, या तो डिवाइनेशन में किसी ने गड़बड़ की है या फिर जो भी अंदर आया था वो इंसान नहीं था। तो भाई चैप्टर 23-5 की शुरुआत होती है क्लेन के एक बहुत ही क्लेवर प्लान के साथ। उसने जो इयान राइट के बारे में एंथनियन लिखी थी ना,
वो बेसिकली एक चारा था, एक ट्रप। उसने वो पेपर जानबूझकर अपने डेस्क पर छोड़ दिया ताकि दो ग्रुप्स उसे पढ़ें, एक तो मिलिट्री का स्पेशल डिपार्टमेंट जो उस पर नजर रख रहा था और दूसरा एम्बेसडर के लोग। अब सोचो, सिचुएशन ये थी कि दोनों पार्टीज एक ही आदमी इयान राइट के पीछे लग जाएंगी। इससे उनमें आपस में एक रेस शुरू हो जाएगी और इस सब के बीच क्लेन एकदम सेफ रहेगा। मतलब पूरा ध्यान क्लेन से हटकर यान पर चला जाएगा और यही तो उसे चाहिए था। वो खुद भी सोचता है कि यार ये तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक रस्सी पर चल रहा हूँ, फुल टाइट रोप वॉक, और मजाक में कहता है कि शायद एक क्लाउन होने की कोई स्पेशल ट्रिक है। खैर, इन सब टेंशन के बाद वो सुबह की ताज़ी हवा लेने के लिए खिड़की खोलता है, लेकिन बाहर इतना घना स्मॉग था कि उसे तुरंत खिड़की बंद करनी पड़ी। इसके बाद वो रेडी होता है क्योंकि उसका अपने लॉयर जर्गन के साथ ब्रेकफास्ट का अपॉइंटमेंट था। अब यहाँ एक काफनी सीन आता है। जैसे ही क्लेन लायर के घर की डोरबेल बजाता है तो दरवाजा कोई इंसान नहीं बल्कि एक बिल्ली खोलती है। हाँ, एक काली बिल्ली जिसका नाम ब्रॉडी था। वो उछलकर दरवाजे का हैंडल पकड़ती है और अपने वजन से उसे नीचे करके गेट खोल देती है। ये देखकर क्लेन भी इंप्रेस हो जाता है और बिल्ली की तारीफ करता है। अंदर लॉयर की ग्रैंडमदर डोरिस ब्रेकफास्ट में बीन टर्निप सूप सर्व करती हैं। अब नाम सुनकर क्लेन को लगता है कि यार ये क्या अजीब सी चीज होगी, लेकिन जब वो उसे टेस्ट करता है तो वो सरप्राइजिंगली बहुत टेस्टी निकलता है। वहां वो लॉयर के साथ कॉन्ट्रैक्ट की बात फाइनल करता है। ये वही कॉन्ट्रैक्ट था जो उसने लेपर्ड नाम के इन्वेंटर को फंड करने के लिए बनवाया था। वो लॉयर को उसकी फीस देता है और वहां से निकल जाता है। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से क्लेन पहले लेपर्ड को 50 पाउंड्स देता है। अब उसके पास सिर्फ 21 पाउंड्स और 8 सोली बचते हैं। इसके बाद क्लेन का अगला काम था उस एम्बेसडर के बारे में पता लगाना जिसने उस पर नजर रखी हुई थी। वो लाइब्रेरी जाकर पुराने न्यूज़पेपर्स चेक करता है और फाइनली उसे एम्बेसडर की फोटो और नाम मिल जाता है, बेकरलैंड जीन मदान। अब उसे कंफर्म हो गया था कि यही वो आदमी जिसे उसने अपने ड्रीम डिवाइनेशन में देखा था। अब आता है इस चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग क्रीपी पार्ट। दोपहर में क्लेन वापस घर आता है और ग्रे फॉग के ऊपर अपनी दुनिया में चला जाता है डिवाइनेशन करने के लिए। वो ये जानना चाहता कि पिछली रात उसके रूम में आखिर कौन घुसा था, और डिवाइनेशन में जो उसे दिखता है वो शॉकिंग था। उसने देखा कि दरवाजे के नीचे से कोई इंसान नहीं बल्कि एक पसा काला कीड़ा, एक थ्रेडवर्म उसके रूम में घुस रहा था। उस कीड़े की मूवमेंट बहुत अजीब और स्टिफ थी, जैसे कोई स्लो मोशन वीडियो देख रहे हों। वो कीड़ा रेंगते हुए उसके डेस्क तक पहुंचता है और उस पेपर को पढ़ता है जिस पर यान राइट की एसन्यान लिखी थी। और सबसे अजीब बात यह थी कि वो कीड़ा पेपर को देखते हुए एक इंसान की तरह सीधा खड़ा हो जाता है, सिर्फ अपनी पूंछ के सहारे। ये सीन देखकर क्लेन को सब समझ आ जाता है। पिछली रात उस पर किसी ने हमला इसलिए नहीं किया क्योंकि हमला करने कोई आया ही नहीं था, बस ये कीड़ा जासूसी करने आया था। बाद में वो कन्फर्म भी कला है कि ये कीड़ा एम्बेसडर बेकरलैंड ने ही भेजा था। और फिर ठीक 3 बजे टैरो क्लब का टाइम हो जाता है। क्लेन, जस्टिस, द हैंग्ड मैन और द सन सबको अपनी दुनिया में खींच लेता है। मीटिंग शुरू होते ही क्लेन मिस जस्टिस को एक नए नाम से ग्रीट करता है, मिस टेलीपैथिस्ट, क्योंकि वो सीक्वेंस 8 में एडवांस हो चुकी थी। ये सुनकर जस्टिस भी खुश हो जाती हैं। इसके बाद द हैंग्ड मैन रोजेल की डायरी के 6 पेजेस सबमिट करता है, लेकिन डायरी देने से पहले वो एक बहुत जरूरी इंसिडेंट शेयर करता है। वो बताता है कि सीक्रेट ऑर्डर का किसी तरह इंटिस रिपब्लिक के साथ कोई कनेक्शन है। ये सुनते ही क्लेन के दिमाग की बत्ती जल जाती है। उसे याद आता है कि रोजेल भी इंटिस से था और जराथुल भी उससे इंटिस की कैपिटल में मिला था। और सबसे बड़ी आयरनी तो ये थी कि वो खुद भी अभी इंटिस रिपब्लिक के एम्बेसडर से ही डील कर रहा था। मतलब सारे डॉट्स अचानक से कनेक्ट होने लगते हैं और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो भाई, चैप्टर 236 की शुरुआत होती है टैरो क्लब की मीटिंग के अंदर चल रही क्लेन की सोच से। और यहाँ एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिलता है। अब तक क्लेन हमेशा एक प्रेशर में रहता था कि उसे मिस्टर फूल का एक ऑलविंग, मिस्टीरियस और पावरफुल गॉड वाला इमेज मेंटेन करना है। उसे हमेशा डर लगता था कि कहीं जस्टिस या हैंगमैन उसकी असलियत ना पकड़ लें। लेकिन अब जैसे जैसे उसकी नॉलेज बढ़ रही है, उसे एक बात क्लियर हो गई है, इस दुनिया के गॉड्स भी परफेक्ट नहीं है। वो सर्वशक्तिमान या सर्वज्ञानी बिल्कुल नहीं है, सबकी अपनी लिमिटेशंस है। ये रियलाइजेशन उसके लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ था। तो अब उसने अपना प्लान बदला है और वो जानबूझकर मिस्टर फूल का एक नया कैरेक्टर बिल्ड कर रहा है। कैरेक्टर है एक ऐसे रेस्ट्रिक्टेड पावर हाउस का जो किसी वजह से आदि से मूव नहीं कर सकता, लेकिन है ऑलमोस्ट एक गॉड के लेवल का। इससे फायदा ये होगा कि अगर फ्यूचर में उसे किसी सवाल का जवाब नहीं भी पता हो तो वो आराम से हेल्प मांग सकता है और किसी को शक भी नहीं होगा। सब यही सोचेंगे कि शायद ये उनकी रेस्ट्रिक्शंस का पार्ट स्मार्ट मूव है ना। और इसी नए कॉन्फिडेंस के साथ वो मीटिंग में एक बॉम्ब ड्रॉप करता है। वो बड़े कैजुअल टोन में कहता है, मैं एक मिशन जारी करना चाहता हूँ। भाई, मिशन वर्ड सुनते ही जस्टिस यानी ऑड्रे के तो कान खड़े हो जाते हैं। उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। उसके अंदर एक साथ एक्साइटमेंट, हैरानी और थोड़ी घबराहट दौड़ जाती हैं। वो क्लियरली याद करती है कि ये पहली बार था जब मिस्टर फूल ने ऑफिशियली मिशन जारी करने की बात कही थी। इससे पहले वो बस रिक्वेस्ट करते थे और पहले से रिवॉर्ड भी दे देते थे, लेकिन इस बार जारी करने का मतलब था कि ये एक ऑफिशियल ऑर्डर जैसा था। एक टेलीपैथिस्ट होने के नाते ऑड्रे वर्ड्स के पीछे छिपे मीनिंग को बहुत अच्छे से समझती थी।
उसी वक्त वो ये भी नोटिस करती है कि द हैंगमैन, जो बाहर से एकदम शांत दिख रहा था, अंदर से बहुत ज्यादा टेंस हो गया था। और जहां तक बात एडसन की, बेचारा तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, वो इसे एक नॉर्मल बात समझ रहा था। क्लेन फिर आगे बताता है, तुम लोग इसे एक्सेप्ट करने या न करने के लिए फ्री हो। मेरा एक और ब्लेस्ड बैकलैंड में आया है, उसे एक काम खत्म करना है, लेकिन वो खुद सामने नहीं आ सकता। एक और ब्लेस्ड। ये सुनकर द हैंडमैन बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता, क्योंकि उसके हिसाब से मिस्टर फूल जैसे गॉड लाइक एक्सिस्टेंस के लिए बहुत सारे ब्लेस्ड होना नॉर्मल बात थी। दूसरी तरफ ऑड्रे को थोड़ा गिल्ट फील होता है। उसे याद आता है कि उसने अभी तक मिस्टर फूल के पिछले ब्लेस्ड यानी एजिंक उनका थंड पाउंड्स का रिवॉर्ड भी नहीं दिया है। खैर, क्लेन फिर मेन मिशन बताता है और ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। जो टास्क पूरा करना है वो है इंटिस रिपब्लिक के एम्बेसडर बेकलैंड जीन मदान का असैसिनेशन। क्या इंटिस रिपब्लिक के एम्बेसडर को मार्ड्रे अपनी सीट से लगभग उछल पड़ती है, एक क्वालिफाइड नोबल लेडी होने के नाते। उसके दिमाग में सबसे पहले इंटरनेशनल अफेयर्स आते हैं कि इससे तो दोनों देशों में जंग छिड़ सकती है। हालांकि द हैंग्ड मैन बस थोड़ा सा सरप्राइज होता है, क्योंकि उसका ध्यान किसी और बात पर था। वो सोच रहा था, इसका मतलब मेरा अंदाजा सही था, मिस्टर फूल सच में रियल वर्ल्ड में डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं कर सकते। अब यहाँ पर सिचुएशन को संभालता है द हैंग्ड मैन। वो ऑड्रे की हिचकिचाहट को नोटिस कर लेता है। वो बताता है, मैंने सुना है कि ये एम्बेसडर बेकलैंड किंगडम में इंटिस का इंटेलिजेंस चीफ भी हैं। वो सीक्रेटली खून खराबे को सपोर्ट करता है। उसने नोबिलिटी और अमीर लोगों के बीच रिश्ते खराब करने के लिए कई इंसिडेंट्स प्लान किए हैं, और वो सरकार के खिलाफ अफवाहें भी फैलाता है। वो आगे ये भी बताता है कि एम्बेसडर के पास बहुत सारे बियॉन्डर्स हैं और उसका कनेक्शन इंटिस की पुरानी रॉयल फैमिली सौरॉन फैमिली से है, जो हंटर पाथवे को कंट्रोल करती है। और आखिर में वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहता है, दो देशों के बीच जंग होगी या नहीं, ये सिर्फ टॉप के लोगों पर डिपेंड करता है। किसी एक डिप्लोमेट के मरने से कुछ नहीं होता। ये सब सुनने के बाद ऑड्रे के दिल से सारा गिल्ट और हिचकिचाहट गायब हो जाती है। उसे समझ आ जाता है कि ये टारगेट वाकई में एक बुरा इंसान है। तो वो ग्रेसफुली सिर हिलाकर कहती है, मिस्टर फूल, मैं इस मिशन को पूरा करने की कोशिश कर सकती हूँ, लेकिन मैं सक्सेस की गारंटी नहीं दे सकती। उसका प्लान खुद जाकर लड़ने का बिल्कुल नहीं था। वो तो बस अपनी हाई सोसाइटी कनेक्शंस का इस्तेमाल करके जानकारी इकट्ठा करेगी और फिर ये काम किसी और को दे देगी, जैसे जियो और फोर्स के जरिए मिस्टर ए को। एकदम परफेक्ट प्लान था एक टेलीपैथिस्ट के लिए। रिवॉर्ड के तौर पर वो साइकेट्रिस्ट पोशन का फॉर्मूला मांगती है। क्लेन उसकी बात मान लेता है, लेकिन तभी द हैंग्ड मैन भी बीच में बोल पड़ता है, मैं भी इस मिशन को एक्सेप्ट करता हूँ। ये सुनकर ऑड्रे हैरान हो जाती है और पूछती है, तुम तो समंदर में वापस चले गए थे ना? इस पर हैंग्ड मैन बस मुस्कुराते हुए कहता है, मैं बैकलैंड में नहीं हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं एम्बेसडर बेकरलैंड को मार नहीं सकता। और वो कोई और डिटेल नहीं देता, फुल सस्पेंस बनाकर रखता है। बेचारा दसन, उसे तो इस पूरी बातचीत में बोलने का मौका ही नहीं मिला। क्लेन दोनों का ऑफर एक्सेप्ट करता है और फिर अपना ध्यान रोजेल की डायरी पर लगा लेता है, और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो भाई चैप्टर 237 शुरू होता है रोजेल की डायरी के उन पेजेस से जो द हैंग्ड मैन ने सबमिट किए थे। और इन पेजेस में जो एंसनायन थी, उसने क्लेन के दिमाग के तार हिला दिए। डायरी में रोजेल लिखता है कि सीक्रेट ऑर्डर का लीडर जराथुल उससे फिर से मिलने आया था। रोजेल को उसकी मंशा समझ नहीं आ रही थी, तो उसने ना किसी उम्मीद के जराथुल से पूछ लिया कि वो कौन से सीक्वेंस पर है। और भाई जराथुल ने जो जवाब दिया उससे रोजेल के होश उड़ गए। उसने कहा कि वो एक सीक्वेंस 2 एक मिरेकल इन्वोकर। अब सोचो, सीक्वेंस 2 मतलब चर्च में एक एंजेल की पोजीशन, जो एक देवता के बहुत करीब होती है। ये सुनकर क्लेन भी शॉक हो जाता है, क्योंकि ये पहली बार था जब उसने सियर पाथवे के सीक्वेंस 2 का नाम सुना था, मिरेकल इन्वोकर यानी चमत्कार करने वाला। क्या एपिक नाम है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जराथुल एक और बॉम्ब ड्रॉप करता है। रोजेल जब उससे पूछता है कि क्या ये पाथवे किस्मत का चमत्कार करने के बारे में है, तो जराथु उसे करेक्ट करता है। वो कहता है कि किस्मत यानी फेट सियर पाथवे का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, मेन फोकस नहीं। जो पाथवे असल में किस्मत को रिप्रेजेंट करता है वह मॉन्स्टर पाथवे, और फिर वो मॉन्स्टर पाथवे के कुछ सीक्वेंस के नाम बताता है। सीक्वेंस 7 लकी, सीक्वेंस 5 विनर, सीक्वेंस 2 सूथसेयर और सीक्वेंस 1 स्नेक ऑफ मरकरी, जिसे स्नेक ऑफ फेट भी कहा जाता है। ये पहली बार था जब क्लेन ने किसी सीक्वेंस 1 का नाम सुना था, और ये उसके लिए एक बहुत बड़ा रेवलेशन था। उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि वो अब तक सियर पाथवे को पूरी तरह से किस्मत से जोड़कर देख रहा था, जो उसकी एक्टिंग के लिए खतरनाक हो सकता था। ये डायरी उसके लिए सच में अनमोल थी। इसके बाद डायरी थोड़ी पर्सनल हो जाती है। रोजेल अपनी स्टीम इंजन की इन्वेंशन को लेकर अपडर के बारे में लिखता है कि कैसे उसे डर था कि कोई पावरफुल आदमी उसकी मेहनत का फल छीन लेगा। ये देखकर क्लेन को भी हैरानी होती है कि एम्परर रोजेल जैसा आदमी भी कभी इतना डरा हुआ और परेशान था। फिर एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग एंट्री आती है। रोजेल लिखता है कि उसकी वाइफ मटिल्डा प्रेग्नेंट है, और जैसे ही वो कंसीव करती है उसे अपने अंदर की बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक में कमी महसूस होती है। ये एक बहुत बड़ा लॉ ड्रॉप था।
इससे पता चलता है कि बियॉन्डर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स उनके बच्चों में पास ऑन हो सकती हैं। सीक्वेंस 6 और 5 के बियॉन्डर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स नेचुरली उनके बच्चों में ट्रांसफर होती हैं, जिससे वो बच्चे पैदाइशी बियॉन्डर होते हैं, लेकिन उनका पाथवे फिक्स हो जाता है। और हाई सीक्वेंस बियॉन्डर्स तो इसे कंट्रोल भी कर सकते हैं कि उन्हें कितनी कैरेक्टरिस्टिक अपने बच्चे को देनी है। ये सुनकर क्लेन के दिमाग में लॉ ऑफ बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स के आइडियाज घूमने लगते हैं। डायरी के अगले पेज पर रोजेल इस बात पर दुख जताता है कि कोई भी उसके पॉप म्यूजिक को एंजॉय नहीं करता, लेकिन साथ ही वो इस बात पर खुश होता है कि उसके प्लेजराइज्ड नॉवेल्स जैसे काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। मतलब एम्परर ने क्या क्या नहीं किया है अपनी लाइफ में। और फिर आता है आखिरी और सबसे शॉकिंग पेज। रोजेल लिखता है कि वो सीक्रेटली एक बहुत बड़े समुद्री डाकू सेविग्नी सोलोमन से मिला था। उसने सेविग्नी को उसके दुशाजमनों को लूटने का काम दिया और बदले में उसे एक हाई सीक्वेंस बियॉन्डर बनाने का वादा किया। और यहाँ पर वो ब्लैक एम्पर पाथवे के कुछ अजीब नामों का जिक्र करता है, बैरन ऑफ करप्शन, मेंटर ऑफ डिसऑर्डर, अर्ल ऑफ फॉलन। और फिर रोजेल लिखता है कि सेविग्नी का एक बेटा है जिसका नाम है नास्ट सोलोमन, और उसकी इंट्यूशन कर रही है कि ये लड़का फ्यूचर में 5 सीज पर राज करेगा। नास्ट सोलोमन, ये नाम सुनते ही क्लेन के होश उड़ जाते हैं। ये तो किंग ऑफ द 5 सीज नास्ट का नाम है। इसका मतलब जो आज का सबसे बड़ा पायरेट किंग है वो रोजेल के जमाने में पैदा हुआ था। ये डायरी लगभग 150 साल पुरानी थी, तो इसका मतलब ऑलमोस्ट 160 ईयर्स है। ये बात क्लेन को सोचने पर मजबूर कर देती है कि हाई सीक्वेंस बियॉन्डर्स की उम्र कितनी लंबी होती है। डायरी खत्म होने के बाद क्लेन उसे गायब कर देता है और मेंबर्स को मैं बात करने के लिए कहता है। ऑड्रे द सन से ड्रैगन्स के बारे में जानकारी मांगती है और बदले में द सन उससे सीक्वेंस 8 बार्ड का पोषण फॉर्मूला मांगता है। और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो भाई चैप्टर 238 की शुरुआत होती है टैरो क्लब की मीटिंग में चल रहे ट्रेड से। द सन यानी डेरिक ड्रैगन से जुड़ी जानकारी के बदले में सीक्वेंस 8 बार्ड का पोषण फॉर्मूला मांगता है। ऑड्रे को यह सुनकर बिल्कुल भी हैरानी नहीं होती, क्योंकि उसे पता था कि एक्टिंग मेथड सीखने के बाद सिटी ऑफ सिल्वर के लोग अब तेजी से एडवांस कर रहे होंगे। वो मन ही मन मजाक में सोचती है, पता नहीं बार्ड की एक्टिंग कैसे करते होंगे। क्या हर रोज कविताएं गाते होंगे या लड़ाई के टाइम साइड में खड़े होकर गाना गाकर अपने साथियों को हिम्मत देते होंगे। खैर वो चालाकी से तुरंत हाँ नहीं करती ताकि द सन प्राइस बढ़ा दे। वो कहती है मैं तुम्हारे लिए फॉर्मूला ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन आज नहीं मिल पाएगा। और वो मिस्टर फूल को इस एग्रीमेंट का गवाह बनने के लिए कहती है। लेकिन तभी क्लेन बीच में बोल पड़ता है, मिस जस्टिस, शायद मैं तुम्हारे लिए लाइट सप्लायंट का फॉर्मूला प्रोवाइड कर सकता हूँ। लाइट सप्लायंट यानी बार्ड का ही दूसरा नाम। ये सुनकर ऑड्रे की आंखें चमक जाती हैं और वो तुरंत हाँ कर देती है। बदले में क्लेन कहता है कि फ्यूचर में उसके ब्लेस को शायद कुछ मदद की जरूरत पड़ सकती है। उसका प्लान सिंपल था। उसने इतनी मुश्किल से इटर्नल ब्लेजिंग सन से जो फॉर्मूला चुराया था उसे वो ऐसे ही वेस्ट नहीं जाने दे सकता था, कम से कम टैरो क्लब में तो बिल्कुल नहीं। इसके बाद क्लेन एक येलोइश ब्राउन पार्चमेंट पर जोटून भाषा में पूरा फॉर्मूला लिखता है, जिसमें मेन इंग्रेडिएंट्स, सप्लीमेंट्री इंग्रेडिएंट्स और यहाँ तक कि सब्स्टिट्यूट इंग्रेडिएंट्स भी शामिल थे, और वो उसे द सन को दे देता है। फॉर्मूला याद करने के बाद डेरिक ड्रैगन्स के बारे में बताना शुरू करता है। यहाँ ऑड्रे मिस्टर फूल से परमिशन मांगती है कि वो द सन से अकेले में बात करना चाहती है ताकि वो आराम से सवाल जवाब कर सके। क्लेन परमिशन दे देता है और द हैंग्ड मैन को उस बातचीत से आइसोलेट कर देता है। डेरिक बताना शुरू करता है ड्रैगन्स जायंट किंग के जानी दुश्मन थे। वो बड़ी छिपकलियों जैसे दिखते थे और उनके शरीर पर अलग अलग रंगों के स्केल्स होते थे। वो बताता है कि ड्रैगन्स में कई तरह की एबिलिटीज होती थीं, जैसे आग उगलना या बिजली कंट्रोल करना, लेकिन सबसे ज्यादा संख्या माइंड ड्रैगन्स की थी और स्पेक्टेटर पाथवे उन्हीं से निकला है। सिटी ऑफ सिल्वर में इसे ड्रैगन पाथवे भी कहते हैं। अब आता है इस चैप्टर का सबसे माइंड ब्लोइंग पार्ट। डेरिक बताता है जिस जमाने का सबसे पावरफुल और खतरनाक ड्रैगन था ड्रैगन किंग एंकेवेल्ट, जिसे ड्रैगन ऑफ इमेजिनेशन भी कहा जाता था। उसके बारे में एक लेजेंड था कि वो जो कुछ भी इमेजिन करता था वो सच हो जाता था। वो जिस किंगडम को इमेजिन करता वो असल दुनिया में उतर आता। वो जिस फ्यूचर की घोषणा करता वो हकीकत बन जाता। ये डिस्क्रिप्शन सुनते ही क्लेन के होश उड़ जाते हैं। ये तो बिल्कुल सील्ड आर्टिफैक्ट 008 जैसा है। वो अपनी हैरानी को ग्रेफॉग के पीछे छिपा लेता है, लेकिन अंदर से वो और भी ज्यादा फोक्स हो जाता है। डेरिक आगे बताता है कि एंकेवेल्ट का बेटाल्स हो ड्रैगन ऑफ नाइटमेयर भी उतना ही खतरनाक था। वो किसी भी लिविंग क्रीचर के दिल को कंट्रोल कर सकता था और उनसे अपनी मर्जी के काम करवा सकता था, और उन बेचारे जीवों को पता भी नहीं चलता था कि उन्हें कंट्रोल कर रहा है। वो बुरे सपनों को हकीकत में बदल देता था और हर कहानी का एंड बहुत ही क्रूअल और शॉकिंग तरीके से करता था। ये सुनकर ऑड्रे भी बहुत एक्साइटेड हो जाती है। वो सोचती है, क्या यही स्पेक्टेटर पाथवे का फ्यूचर है? मुझे किसी और सीक्वेंस में स्विच नहीं करना। डेरिक फिर बताता है कि ये सब 2-3 हजार साल पुरानी बातें हैं जो उसने किताबों और लेजेंड्स में, तो इनकी सच्चाई की कोई गारंटी नहीं है। और फिर वो बताता है कि आखिर में क्रिएटर जागे और उन्होंने ड्रैगन ऑफ इमेजिनेशन और ड्रैगन ऑफ नाइटमेयर जैसे सभी फेमस ड्रैगन्स को मार गिराया।
ये सुनकर क्लेन ऑड्रे दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो पढ़ा था कि गॉड ऑफ स्टॉर्म्स और बाकी गॉड्स ने इंसानों को लीड ड्रैगन्स को हराया था। इससे पता चलता है कि असली हिस्ट्री रहस्यों से भरी पड़ी है। मीटिंग खत्म होने के बाद ऑड्रे खुशी खुशी अपने कमरे में टल रही होती है। तभी उसकी मैनी एक टेलीग्राम लेकर आती है। टेलीग्राम उसके बड़े भाई अल्फ्रेड का था, जो सदर्न कॉन्टिनेंट से आया था। उसमें लिखा था, मैंने तुम्हारे लिए रेनबो सैलामेंडर ढूंढ लिए हैं, 2 मिले हैं, डिलीवरी का इंतजार करना। ये पढ़ते ही ऑड्रे फ्रीज हो जाती है, क्योंकि अब उसे उनकी जरूरत ही नहीं थी, और वो शॉक होकर अपनी डॉग सूजी की तरफ देखती है, जो बेचारे बेवकूफों की तरह अपनी पूंछ हिला रही थी। और यहीं पर यह चैप्टर खत्म हो जाता है। तो भाई चैप्टर 239 की शुरुआत होती है हमारी लेडी ऑड्रे के थॉट्स से, जो अभी अभी टैरो क्लब की मीटिंग से वापस आई है। उसे अपने भाई का टेलीग्राम मिला था कि उसके लिए रेनबो सैलामेंडर मिल गए हैं, और उसका पहला रिएक्शन था, अरे यार अब तो मुझे इनकी जरूरत ही नहीं है। लेकिन फिर वो फौरन सॉल्यूशन निकाल लेती है, चलो कोई बात नहीं, मैं ये सूजी को दे दूंगी, या फिर इन्हें दूसरे बियॉन्डर इंग्रेडिएंट्स के लिए एक्सचेंज कर लूंगी। मतलब अब ये छोटी मोटी चीजें उसे परेशान नहीं करती। लेकिन भाई ये खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं, और जैसे ही वो टेलीग्राम नीचे रखती है, उसे अपनी असल दुनिया की चिंताएं याद आने लगती हैं। उसे याद आता है कि उस पर कितना कर्ज है। उसे मिस्टर फूल को सीक्रेट ऑर्डर के बारे में जानकारी देनी थी, इंटिस एम्बेसडर के असैसिनेशन का वो खतरनाक मिशन पूरा करना था, और उनके ब्लेस्ड की एक रिक्वेस्ट भी पेंडिंग थी। उसे पहली बार ऐसा फील हो रहा था जैसे वो कर्ज के बोझ ले दबी हुई है। तो वो खुद को मोटिवेट करती है, ऑड्रे अब और देर नहीं कर सकते, काम पर लग जाओ। वो फौरन फैसला करती है कि वो जियो और फॉर्स को ये मिशन सौंप देगी, और इसके लिए वो उन्हें लेटर लिखने के लिए पेन उठाती है। लेकिन जैसे ही वो पेन उठाती है, उसका हाथ हवा में ही रुक जाता है। एक बहुत जरूरी ख्याल उसके दिमाग में आता है, 1 मिनट, मैं तो एम्बेसडर बेकरन के बारे में कुछ जानती ही नहीं हूँ। उसके आसपास कितने गार्ड्स हैं, वो खुद कितना पावरफुल है। बिना ये सब जाने मैं किसी को मिशन कैसे दे सकती हूँ। उसे एहसास होता है कि बिना प्रॉपर जानकारी के मिशन सौंपना मतलब उसे फेलियर की तरफ धकेलना है। और उसे पैसों की चिंता नहीं थी, उसे इस बात की चिंता थी कि मिस्टर फूल का दिया हुआ काम फेल नहीं होना चाहिए। तो एक पल सोचने के बाद वो अपनी मेड एनी की तरफ मुड़ती है और कहती है, काउंटेस जारिया को बता दो कि मैं उनका कल शाम का बॉल का इनविटेशन एक्सेप्ट कर रही हूँ। ये वही बॉल थी जिसमें सारे देशों के एम्बेसडर्स आने वाले थे, जिसमें बेकरलैंड जीन मदान भी शामिल था। पहले तो ऑड्रे बीमार होने का बहाना बनाकर इसे टालने वाली थी, लेकिन अब ये बॉल उसके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन गई थी। उसका प्लान था, पहले वो खुद बॉल में जाकर एम्बेसडर बेकलैंड को ऑब्जर्व करेगी, जानकारी इकट्ठा करेगी, और फिर जियो और फॉर्स से मिलेगी। और ये सोचते ही ऑड्रे के अंदर वो जासूसों वाली एक बड़े सीक्रेट मिशन में हिस्सा लेने वाली एक्साइटमेंट जाग जाती है। और जहां ऑड्रे अपना प्लान बना रही थी, वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है रोरस्टेड आर्किपेलागो के शहर बायाम में। द हैंग्ड मैन यानी अल्गर विल्सन भी अपनी एक अलग ही गैदरिंग में हिस्सा लेने जा रहा था। वो एक अजीब सा सफेद मास्क पहनकर गलियों से घूमता हुआ एक पुराने घर के सामने रुकता है, और दरवाजे पर एक खास पैटर्न में नॉक करता है, 3 भारी नॉक, 3 2 हल्के नॉक, बीच में खास ड्यूरेशन के पॉज के साथ। मतलब टैरो क्लब का हर मेंबर अपने अपने काम में बिजी था। अब वापस आते हैं हमारे मेन कैरेक्टर क्लेन पर, जो अपने कमरे में बैठा सोच में डूबा हुआ था। द हैंग्ड मैन से मिली जानकारी के बाद वो उस बियॉन्डर के बारे में सोच रहा था, जो पिछली रात उसके कमरे में कीड़े के रूप में घुसा था। उसका दिमाग एक सेरो ओंग की तरह चल रहा था, और वो सारे डॉट्स कनेक्ट कर रहा था। उसका पहला शक था कि वो बियॉन्डर जरूर सीक्रेट ऑर्डर का मेंबर होगा, जो इंटिस रिपब्लिक के लिए भी जासूसी करता है। और ये थ्योरी हर चीज को एक्सप्लेन कर रही थी। जैसे क्लेन का क्लाउन प्रिमोनिशन इसलिए ट्रिगर नहीं हुआ क्योंकि वो बियॉन्ड सियर पाथवे में उससे हाई सीक्वेंस पर था, जिससे एक सेपरेशन इफेक्ट क्रिएट हुआ। और वो कीड़ा सीधा उसके डेस्क पर ही क्यों गया, क्योंकि वो खुद एक सियर था, और डिवाइनेशन करके उसे पता चल गया था कि इन्फॉर्मेशन कहाँ है। ये सब सोचकर क्लेन को यकीन हो जाता है कि उसका अंदाजा सच के बहुत करीब है। वो मजाक में सोचता है, क्या अगला सीक्वेंस भी स्टेमर है जो कीड़ों को कंट्रोल कर सकता है? और फिर उसे एक उम्मीद की किरण दिखती है, शायद इसी आदमी से उसे अपने अगले सीक्वेंस का पोषण फॉर्मूला मिलेगा। शायद यही मतलब था उसके डिवाइनेशन का कि बैकलैंड सच में उसके लिए लैंड ऑफ होप है। खैर वो अपने अगले मूव्स के बारे में सोचने लगता है। एम्बेसडर को मारने का काम उसने दूसरों को सौंप दिया था, और उसे यकीन था कि जब तक यान राइट का मामला चल रहा है तब तक एम्बेसडर उस पर ध्यान नहीं देगा, इसलिए उसे फिलहाल किसी बॉडीगार्ड की भी जरूरत नहीं थी। वो फैसला करता है कि आज रात वो फिर से ब्रेवहार्ट्स बार जाएगा। उसके 2 मेन मकसद थे। पहला, दूसरे बियॉन्डर से कांटेक्ट बनाना ताकि फ्यूचर में जरूरत पड़ने पर कोई बॉडीगार्ड हायर कर सके, और दूसरा, मेरसॉल्ट की बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक बेचकर कुछ पैसे कमाना और अपनी ताकत बढ़ाना। शाम को वो अपना सारा जरूरी सामान एजिक की कॉपर विसल, चार्म्स, टैरो कार्ड्स, ग्रे फॉग से वापस रियल वर्ल्ड में ले आता है। अब वो अपनी पूरी ताकत के साथ रेडी था। ब्रेवहार्ट्स बार पहुंचकर वो कैस्पर्स को ढूंढता है, जो उसे एक सीक्रेट बियॉन्डर गैदरिंग में ले जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन बदले में 2 पाउंड्स की फीस मांगता है। क्लेन मन ही मन बड़बड़ाता है, धत तेरी की बॉन्ड्स, इतने में तो एक रिवॉल्वर आ जाती है, लेकिन वो पैसे दे देता है।
कैस्पर्स उसे एक लोहे का आधा मास्क देता है और एक अंधेरे के दरवाजे पर एक खास रिदम में नॉक करता है। दरवाजे पर एक छोटा सा हिस्सा खुलता है, अंदर से एक जोड़ी आंखें उन्हें घूरती हैं और फिर दरवाजा खुलता है। एक दूसरा मास्क पहना हुआ आदमी क्लेन को एक हुडेड रोप देता है और अंदर ले जाता है। अंदर का माहौल एकदम सीक्रेटिव था। मोमबत्ती की धीमी रोशनी में लगभग 10 लोग हुडेड रोप्स और मास्क पहनकर बैठे थे। क्लेन चुपचाप कोने में बैठ जाता है और तभी एक मोटा आदमी शिकायत करना शुरू करता है, यार हाल ही में सीवर में कुछ जंगली जानवर आ गए हैं जो मेरी उगाई हुई जड़ी बूटियों को खा गए हैं। वो बहुत चालाक हैं, जहरीली वाली को तो छूते भी नहीं। मुझे उन्हें साफ करने में किसी की मदद चाहिए, मैं तो बस दवाइयां बनाने में अच्छा हूँ। और इसी अजीब सी शिकायत के साथ क्लेन की पहली अंडरग्राउंड बियॉन्ड द गैदरिंग ऑफिशियली शुरू हो जाती है। तो भाई चैप्टर 240 की शुरुआत होती है उसी अंडरग्राउंड बियॉन्ड द गैदरिंग से, जहां एक मोटा आदमी सीवर के जानवरों को साफ करने का मिशन दे रहा था। क्लेन उसकी बातें सुनकर अंदाजा लगाता है कि ये आदमी शायद एपोथेक्यानिक दवाइयां बनाने वाला लोएन किंगडम में चर्च ऑफ स्टॉर्म्स और दूसरे में चर्चेस की वजह से चर्च ऑफ अर्थ मदर, जो प्लांटर और एपोथेकरी पाथवे को कंट्रोल करती है, ज्यादा पॉपुलर नहीं थी, तो ज्यादातर एपोथेकरी अकेले ही काम करते थे। वो मोटा आदमी अपना ऑफर दोहराता है। सीवर की सफाई के बदले में वो अपनी बनाई हुई 4 कीमती दवाइयां देगा। 2 दवाइयां घाव भरने और ब्लीडिंग रोकने के लिए थीं और बाकी 2 वेल वो किसी भी आदमी को बिस्तर का बियॉन्डर बना सकती थीं। और वो बेशर्मी से ये भी बताता है कि एक्सपायर होने के बाद भी वो दवाइयां काम करती हैं, बस यूजर आधे घंटे के लिए बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाता है और उसकी ताकत स्पीड सब बढ़ जाती है। ये सुनकर क्लेन को हंसी आ जाती है, यार ये तो उन नीम हकीमों जैसा लग रहा है जो हर जगह के छोटे छोटे एड चिपकाते फिरते हैं। जब कोई मिशन एक्सेप्ट नहीं करता तो वो आदमी आखिर में 30 पाउंड्स और ऐड कर देता है, तब जाकर एक आदमी मिशन एक्सेप्ट करता है और इस डील का गवाह बनता है इस गैदरिंग का लीडर जैसा लगने वाला एक बूढ़ा आदमी जिसका कोड नेम था ऑफ विजडम। इसके बाद एक औरत 2 हथियार बेचने की कोशिश करती है। पहला था एक स्टील की तलवार जिस पर चर्च ऑफ द इटर्नल ब्लेजिंग सन के एनग्रेविंग्स थे, जो ज़ॉम्बीज और भूतों जैसे अनडेड क्रीचर्स के खिलाफ बहुत इफेक्टिव थी। उसकी कीमत थी 500 पाउंड्स। या फिर सीक्वेंस 8 बारबेरियन का पोशन। क्लेन सोचता है बहुत महंगी है और मुझे इसकी जरूरत भी नहीं। अगर कोई ऐसा अनडेड मिला जिसे मैं हैंडल नहीं कर सकता तो मैं बस एजिक सर की विसल बजा दूंगा। दूसरा हथियार था एक मीट क्लीवर जिसकी कीमत सिर्फ 25 पाउंड्स थी। मतलब बियॉन्डर इफेक्ट्स वाले और नॉर्मल हथियारों की कीमत में जमीन आसमान का फर्क था। कुछ और डील्स के बाद जब माहौल फिर से शांत हो जाता है तो क्लेन अपनी बारी का इंतजार खत्म करता है। वो अपनी दबी हुई आवाज में कहता है, मैं कुछ बेचना चाहता हूँ। सबका ध्यान अपनी तरफ खींचने के बाद वो एक सिगार केस से मेरसॉल्ट की लाल रंग की जेली जैसी बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक बाहर निकालता है और फिर वो जानबूझकर एक अनजान आदमी की तरह एक्टिंग करता है। वो कहता है, ये चीज मुझे एक लाश से मिली थी, मुझे नहीं पता कि इसका क्या यूज है, बस ये बहुत जादुई लगती है। क्या आप में से कोई जानता है कि ये क्या है? उसने जानबूझकर ये नहीं बताया कि ये एक बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक है ताकि वो ये टेस्ट कर सके कि यहाँ किसी को लॉ ऑफ बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता है या नहीं। अगर किसी को पता होता तो वो जरूर एक पावरफुल बियॉन्डर होता जो बॉडीगार्ड बनने के लिए सूटेबल हो सकता था। सब लोग उस लाल जेली को घूरते रहते हैं लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता। आखिरकार मिस्टर आई ऑफ विजडम खांसते हुए कहते हैं, मुझे थोड़ा अंदाजा है कि ये क्या है, लेकिन नॉलेज के बदले में कुछ देना पड़ता है। मैं इसके लिए 400 पाउंड्स दूंगा। यकीन करो एक फेराइस है। क्लेन मन ही मन कैलकुलेट करता है। सीक्वेंस 9 के मेन इंग्रेडिएंट्स की कीमत लगभग 150 से 202 की जरूरत होती है, तो टोटल लगभग 400 पाउंड्स। ऑफर तो बहुत रीजनेबल है। उसे लगता है कि आई ऑफ विजडम शायद अप्रेजर सीक्वेंस से है जो चीजों को पहचान सकता है। क्लेन कहता है, डील। लेसर पेमेंट की जल्दी नहीं है, मेरी एक और रिक्वेस्ट है। वो बताता है कि उसने किसी को नाराज कर दिया है जो शायद सीक्वेंस 6 या 5 का बियॉन्डर है और उसे एक बॉडीगार्ड चाहिए। ये सुनते ही वो मोटा एपोथेकरी मजाक उड़ाते हुए कहता है, सीक्वेंस 6 या 5, तुम चुपचाप मर क्यों नहीं जाते? अगर हम उस लेवल पर होते तो इस छोटी सी गैदरिंग में क्या कर रहे होते? बाकी लोग भी यही सोचते हैं और कोई भी ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होता। आई ऑफ विजडम भी समझाता है कि सीक्वेंस 6 या 5 के लोग बहुत खतरनाक होते हैं और कोई भी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहेगा। क्लेन हार मानकर कहता है, ठीक है, तो फिर मैं खुद को बचाने की कोशिश करूंगा। 400 पाउंड्स में मुझे क्या मिल सकता है? कोई मिस्टिक आइटम। आई ऑफ विजडम उसे सलाह देता है कि इतने पैसों में जो मिस्टिक आइटम मिलेगा वो उसके दुश्मन के सामने बेकार होगा और उल्टा उसके लिए और खतरा पैदा कर देगा। तभी वो आदमी जिसने सीवर वाला मिशन लिया था हंसते हुए बोलता है, शायद तुम अपनी किस्मत आजमा सकते हो। मेरे पास एक मिस्टिक आइटम है जो मैं तुम्हें 400 पाउंड्स में बेच सकता हूँ। ये तुम्हें एक महान हस्ती की आवाज सुनने देगा। अगर तुम लकी रहे और कोई यूजफुल जानकारी निकाल पाए तो तुम बहुत पावरफुल बन जाओगे, लेकिन अगर अनलकी रहे तो तुम्हें कोई श्राप मिल सकता है या तुम मर भी सकते हो। क्या तुम ये जुआ खेलना चाहोगे?
आई ऑफ विजडम उसे चिल्लाकर रोकता है। ब्लैक स्नेक अपनी उस मनहूस चीज का जिक्र मत करो, लेकिन ब्लैक स्नेक कहता है कि उसने तो सारे फायदे नुकसान बता दिए हैं, अब फैसला क्लेन को करना है। एक महान हस्ती की आवाज, ऑरोरा ऑर्डर का लिसनर। क्लेन के दिमाग में तुरंत कनेक्शन बनता है। शायद मैं ये जुआ खेल सकता हूँ, वो सोचता है। नहीं, ये जुआ नहीं होगा, क्योंकि मैं इस आइटम को इस्तेमाल करने से पहले ग्रे फॉग के ऊपर ले जाऊंगा। वहां मैं ज्यादातर खतरों से बच सकता हूँ। और सारे रिस्क को कैलकुलेट करने के बाद क्लेन एक गहरा सांस लेता है और सीरियस होकर कहता है, डील।